Yes, in the last lecture, we were discussing about the first law of thermodynamics and how to calculate the work done by the system or on the system. हम लोग वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं इसको सीखा था हमने, और एक चीज हमने ये सीखी थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। हम किसी भी सिस्टम को जितनी भी हीट एनर्जी देंगे, इट विल यूटिलाइज्ड पार्शियली, ये पार्शियली यूटिलाइज होगी, कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी इन डूइंग सम वर्क, ताकि जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाए और एक्सपेंशन हो, तो गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब गैस इज डूइंग द वर्क। और दूसरा जो पार्ट है वो यूज होगा उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या स्टडी किया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टडी किया था दैट द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज पार्शियली यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड रिमेनिंग पार्ट विल इंक्रीज, द रिमेनिंग पार्ट विल डू द वर्क। जैसे एग्जांपल क्या रहा? एग्जांपल ये था कि हमने सिस्टम को हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया। ये पिस्टन है, इसके ऊपर हमने कुछ ब्रिक्स रखी हुई हैं, वेट रखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं गैस के, आइडियल गैस है, और बर्नर लगा करके हम इसको हीटअप कर रहे हैं। तो जब हम हीटअप कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वी आर गिविंग द हीट एनर्जी थ्रू द बर्नर। इस बर्नर के थ्रू हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो मैंने 100 जूल की एनर्जी दी, 100 जूल की एनर्जी से वर्क डन हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पिस्टन पर पार्टिकल्स ने फोर्स लगाया और इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना शुरू किया, और हमने क्या किया? इन ब्रिक्स को धीरे धीरे कम किया। तो इस पिस्टन पर प्रेशर कम होगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, और हम देखते हैं कि ये पिस्टन इस पोजीशन पर आ जाता है, तो मतलब एक्सपेंशन होता है। और इस एक्सपेंशन में क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट है और पिस्टन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द वर्क इज डन। ये वर्क डन का फॉर्मूला हमने कन्वर्ट किया था किस लैंग्वेज में? तो आंसर है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दिस विल गिव द वर्क डन। तो यहाँ पर गैस का कुछ प्रेशर होगा और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम में जितना भी चेंज हुआ पुट करते ही हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, इस एक्सपेंशन में 60 जूल का वर्क डन हो रहा है, तो बाकी के 40 जूल कहाँ गए? हमने तो 100 जूल की एनर्जी दी थी, 60 जूल से वर्क डन हुआ, बाकी के 40 जूल से क्या हुआ? बाकी के 40 जूल से इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, और इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? ms डेल्टा टी। इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर देन देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी क्या होगा? चेंज होगा। डेल्टा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस केस में क्या होगा? तो आंसर है इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और 40 जूल की एनर्जी, 40 जूल की इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इस इंटरनल एनर्जी से इसका टेम्परेचर राइज होगा, इस इंटरनल एनर्जी से इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो थर्मोमीटर लगा करके हम लोग ये पता कर सकते हैं, थर्मोमीटर अप्लाई करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, और जितना टेम्परेचर में चेंज होगा उससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उससे हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आइडियल गैस की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड होगी। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक तो हमने ये स्टडी किया था, और ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, व्हेन some changes occur, when some changes occur in the state of, when some changes occur in the state of a thermodynamic system, state of a thermodynamic system, then this is called thermodynamical process. अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है जिसको हम लोग किन टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं? तो आंसर है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। मास बता सकते हैं, डेंसिटी बता सकते हैं। सो दिस इज द थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। सो दिस सिस्टम इज हैविंग सम प्रेशर, और इस सिस्टम की कुछ वॉल्यूम है और इस सिस्टम का कुछ टेम्परेचर है, और ये जो आपने सब्सटेंस इसमें फिल कर रखा है उसका कुछ ना कुछ मास होगा। और जो भी गैस है, अगर आप उसके पार्टिकल्स को नंबर ऑफ, अगर आप उसके क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मास में लिखना चाहें तो किलोग्राम्स में लिख सकते हैं, नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स में भी लिख सकते हैं, एन में भी लिख सकते हैं। सो दीज ऑल आर थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स।
अब ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं। कैसे आएंगे चेंजेस? तो आंसर है कि हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है इस सिस्टम की वॉल्स कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, अगर कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से प्रेशर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, हो सकता है ये कंटेनर भी एक्सपेंड हो जाए, वॉल्यूम में भी चेंज हो जाए। तो जब ऐसा होगा, सो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट है। और अगर इस स्टेट में चेंज आ रहा है, मतलब कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो बेसिकली हम बोलेंगे दैट इज थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अच्छा, ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस कितने टाइप की होती हैं? तो आंसर है 5 टाइप्स। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ thermodynamical processes. Types of thermodynamical processes. देखिए इसके क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप हम इसमें स्टडी करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड हम इसमें डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड वन आइसोबैरिक प्रोसेस। फोर्थ आइसोकोरिक प्रोसेस। And the last process is fifth one, that is cyclic process. आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए इनके नेम्स जो भी लिखे हैं इसी से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। आइसोथर्म का मतलब है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसके बारे में लिख देते हैं इन शॉर्ट। तो इस प्रोसेस में क्या याद रखना है? टेम्परेचर remains constant, so here we will write temperature is equal to constant, so this is called isothermal process. अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस कितने टाइप की होती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। और ऐसी प्रोसेस के अंदर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूलाज है, तो उन फॉर्मूलाज को भी हम लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। सेकंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस। In adiabatic process, the heat given to the system is 0. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे dq is equal to 0. एडियाबैटिक प्रोसेस में एडियाबैटिक वॉल्स होंगी, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। तो सिस्टम और सराउंडिंग में ना तो हीट का एक्सचेंज होगा और ना मैटर का एक्सचेंज होगा। तो ना हीट एक्सचेंज हो रही है ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हम सिस्टम को कोई हीट एनर्जी दे ही नहीं सकते, ना सिस्टम कोई हीट एनर्जी ड्रॉ कर सकता है। सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती और सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। सो देयर विल बी नो चेंज इन द हीट एनर्जी, सो देयर विल बी नो चेंज इन द हीट एनर्जी, सो dq इज इक्वल टू 0। ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज हो सकते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज हो सकते हैं, बस हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज 0। नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहेंगे? तो आंसर है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और प्रेशर भी चेंज हो सकता है। टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और प्रेशर भी चेंज हो सकता है। सो दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। और लास्ट है साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस का फंडा अलग है। इसमें ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है किसी टाइम पर प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है किसी टाइम पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, लेकिन घूम फिर के वो जो सिस्टम है दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए
हमारे पास जो भी सिस्टम है उसकी इनिशियल कंडीशन है P1 V1 T1। दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन इनिशियल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट के प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है। अब हमने सिस्टम को हीट एनर्जी देनी शुरू की, तो उससे उसका प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम में चेंजेस हुए और टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, तो कोई डिफरेंट प्रोसेस हुई। उसके बाद हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो आइसोकोरिक प्रोसेस कर दी। फिर उसके बाद हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, आइसोबैरिक प्रोसेस कर दी। फिर हमने हीट जो सप्लाई थी वो बंद कर दी, एडियाबैटिक प्रोसेस की। लास्ट में जाकर के डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम से होता हुआ दोबारा से उस सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या हो चुका है, P1 V1 T1 हो चुका है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। सो देयर विल बी अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, but after many processes the system will return to its initial state, और सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। देन that process will be called cyclic process। साइक्लिक प्रोसेस में ये चारों हो सकते हैं, ये प्रोसेसेस हो सकती हैं, लेकिन लास्ट में सिस्टम इनिशियल कंडीशन में आएगा। तो अब हम लोग इसके फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस को, और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं उसको देखते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो नाउ द फर्स्ट हेडिंग इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये जो प्रोसेसेस हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसी के बेसिस पर हीट इंजन को समझा जा सकता है। हमारे कार और बाइक्स के अंदर जो भी इंजन होते हैं उनको हीट इंजन बोलते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये प्रोसेसेस को सीखना पड़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, the process in which temperature remains constant is called isothermal process। या isothermal process होगी, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले माइंड में क्या बात स्ट्राइक करती है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट पे हम लोग बात करते हैं किसकी, बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था, तो आंसर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में स्टडी किया था हमने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वॉल्यूम। द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वॉल्यूम। और अगर हम इस प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं और डिवाइड बाय वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द बॉयल्स लॉ। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये दोनों तो वैसे ही कांस्टेंट है। हमने गैस ले रखी है 1 मोल गैस, तो 1 मोल गैस में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मैंने 1 मोल गैस फिल कर रखी है, तो मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स तो मैंने इसके अंदर फिल कर रखा है। तो बेसिकली ये नंबर तो चेंज होगा नहीं सर, ये इस सिस्टम के अंदर जो गैस है आप इसको गर्म करो ठंडा करो, पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज डिक्रीज तो होगा नहीं। सो इट इज ए कांस्टेंट R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको 8.31 से लिखा जाता है। एंड टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। आप इस सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। अब ये कैसे कांस्टेंट रहता है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये सोचिए कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सो दीज थ्री आर कांस्टेंट। अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो ये चेंज होंगे ही नहीं, और इन तीनों की जगह पर ही तो क्या लिखा गया है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस की, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से हम इस आइसोथर्मल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बट प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन चेंज। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप,
you have to learn about this isothermal process is equation of state. It follows Boyle's law. ये Boyle's law को obey करता है, follow करता है. So equation of state is PV is equal to constant. प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा. लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट. अब हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि आप जितनी भी हीट एनर्जी सिस्टम को देते हो, वो हीट एनर्जी दो काम में यूटिलाइज होती है. कुछ पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उससे क्या होगा? कुछ वर्क डन होगा. गैस के पार्टिकल पिस्टन से जाकर के टकराएंगे और पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, एंड देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम. इफ देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम देन वर्क इज डन. तब कुछ ना कुछ वर्क डन होगा. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से क्या जीरो होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सी क्वांटिटी जीरो है? तो आंसर है कि हम हीट एनर्जी देंगे. कंडक्टिंग वॉल्स का यूज किया जाता है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो एक इसकी कंडीशन है. नेक्स्ट, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, क्या लिखा हमने? टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ms डेल्टा टी. अगर आप सब्सटेंस को किलोग्राम में मेजर कर रहे हो तो ms डेल्टा टी लिखेंगे. अगर आप सब्सटेंस को नंबर ऑफ मॉल में मेजर कर रहे हो, मतलब कि गैस की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? n c डेल्टा टी. सो दिस विल बी द फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मतलब एक मोल गैस को गर्म करने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है उसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. एंड दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर. तो आप उसको ms डेल्टा टी लिखो या nc डेल्टा टी लिखो, बस उसमें ये डिफरेंस रहेगा कि हम उसमें मास को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, इसमें हम लोग सब्सटेंस को नंबर ऑफ मोल में मेजर कर रहे हैं. द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग दिस वन इज चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में चेंज होगा क्या? पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है. तो हमने तो इसमें प्रोसेस की, हमने देखा गैस एक्सपेंड हो रही है. गैस एक्सपेंड हो रही है लेकिन टेम्परेचर में तो चेंज ही नहीं हुआ. सो डेल्टा टी इज जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो. तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए क्या होगा. लिखने का तरीका ये है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन डेल्टा टी चेंज ऑफ टेम्परेचर इज जीरो. क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर भी 20 है, इनिशियल टेम्परेचर भी 20 है, चेंज ऑफ टेम्परेचर इज जीरो. If delta T is zero, then we can say that hence there will be no change in energy. So change of energy is also zero. Change of energy zero क्यों लिखा? चेंज ऑफ एनर्जी जीरो क्यों लिखा? क्योंकि चेंज ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? ms डेल्टा टी. अगर डेल्टा टी ही जीरो आ रहा है तो आप उसके साथ मास का मल्टीप्लाई करो या स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लाई करो, वो तो जीरो ही रहेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस प्रोसेस में? देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी रिटन एज, यहां लिखेंगे dq इज इक्वल टू जीरो. इंटरनल एनर्जी बदल ही नहीं रही है, dw. तो फॉर्मूला बनेगा dq इज इक्वल टू dw. अब इस स्टेटमेंट के दो मतलब है, dq इज इक्वल टू dw. अब मैं वो आपको क्लियर करता हूं. एक तो हम लोग स्टडी करेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में, दूसरा स्टडी करेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन के बारे में. सो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ isothermal processes. Types of isothermal processes. The first one is
आइसोथर्मल एक्सपेंशन, isothermal expansion. Second process, second is isothermal compression. Isothermal contraction भी लिख सकते हो आप इसको, कंप्रेशन लिखना चाहें तो कंप्रेशन भी लिख सकते हैं। ओके, अब पहले एक्सपेंशन की बात करते हैं। एक्सपेंशन कैसे करवाया जाएगा? नेसेसरी कंडीशंस, यहां पर मैं इसकी नेसेसरी कंडीशंस लिख देता हूं। पहली नेसेसरी कंडीशन है walls should be conductive. Walls should be conductive. जो वॉल्स होंगी वो कंडक्टिव होंगी, मतलब कि कंडक्शन कर सकती हैं। बाहर से हीट एनर्जी सिस्टम में आ सकती है, सिस्टम की हीट एनर्जी सराउंडिंग में जा सकती है, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। सेकेंड, प्रोसेस शुड बी स्लो। प्रोसेस should be slow so that there will be sufficient time for the exchange of heat, ताकि हीट एनर्जी के एक्सचेंज में सफिशिएंट टाइम मिल सके, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक कंटेनर है हमारे पास, और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर एक पिस्टन को फिक्स किया गया है। और ये जो पिस्टन है इसके ऊपर हमने ब्रिक्स रखी हुई है, मास रखा हुआ है, ताकि ये इस पोजीशन पे रहे। और इसमें कोई आइडियल गैस हमने फिल कर रखी है। यहाँ पर लगाएंगे बर्नर, बर्नर लगा करके इसको हीटअप करना शुरू करेंगे। देखो वॉल्स कैसी हैं, कंडक्टिंग वॉल्स हैं। कंडक्टिंग वॉल्स है तो हम इसको गर्म करेंगे। सो दिस इज द सोर्स ऑफ हीट, ये हीट का सोर्स है। अब इसके बाद जी इसमें ये होगा, अच्छा हीट का सोर्स सिर्फ एक तरफ रखेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेंडर ही कंडक्टिव होगा। अगर पूरा सिलेंडर ही कंडक्टिव होगा तो ये तो हीट एनर्जी का लॉस भी करेगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जब राइज होगा तो हीट एनर्जी बाहर सराउंडिंग में भेजना शुरू कर देगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, या तो ये हीट को एब्जॉर्ब करे या हीट को रेडिएट करे, दोनों में से एक काम करना चाहिए। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये हीट सोर्स लगा रखा है, तो ये वाली जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है। बाकी की जो वॉल्स हैं वो सारी कैसी हैं, वो सारी एडियाबैटिक वॉल्स हैं। तो कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि उसकी एक वॉल नॉन कंडक्टिंग होगी, सॉरी उसकी एक वॉल कंडक्टिंग होगी, बाकी की सारी वॉल्स क्या होंगी, नॉन कंडक्टिंग होगी। तो हीट का एक्सचेंज सिर्फ यहां से होगा, बाकी वॉल्स के थ्रू नहीं होगा। सो दिस इज द हीट सोर्स, यहां पर हमने हीट सोर्स को अप्लाई कर रखा है। दिस इज द हीट सोर्स। अब भैया हमने इसका टेम्परेचर मेजर कर रखा है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। कुछ ना कुछ वॉल्यूम है इसकी, कुछ प्रेशर है। प्रेशर फॉर एग्जांपल हम लोग 2 atm मान लेते हैं, और वॉल्यूम जो है इसकी वो 1 मीटर क्यूब है। अब हमने हीट एनर्जी को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। जैसे ही हीट एनर्जी इसमें जाएगी क्या होगा, तो आंसर है ये जो गैस है ये क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। इसके पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उस इंटरनल एनर्जी से ये पार्टिकल वर्क डन करेंगे। उस इंटरनल एनर्जी से क्या करेंगे, ये पार्टिकल वर्क डन करेंगे। तो आप जो भी हीट एनर्जी दोगे उस हीट एनर्जी से सिर्फ क्या होगा, सिर्फ वर्क डन होगा, पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हमने जैसे ही इसको हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया, अच्छा आप इसको इस तरह से नहीं समझना चाहते तो एक और तरीका है इसको समझने का। एक तरीका ये है कि यहाँ पर ये इसका प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस पर जो मास रखे हुए थे उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया। हम जैसे ही मासेस को रिड्यूस करेंगे, जैसे ही यहाँ पर मासेस को रिड्यूस करेंगे, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, तो आंसर है एक्सपेंशन होगा। तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने हीट एनर्जी भी इसको प्रोवाइड नहीं की है, क्योंकि बाहर का जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर भी हमने 20 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन कर रखा है। जो हीट सोर्स है उसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री है, गैस का टेम्परेचर भी 20 डिग्री है। सो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, अभी हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। अब जैसे ही हमने ब्रिक्स को हटाया, हमने देखा पिस्टन ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, अपर डायरेक्शन में मूव करता है और यहाँ पर इस पोजीशन तक पहुंच जाता है। पहले कहाँ था,
तो आंसर है पहले यहाँ पर था, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पिस्टन एंड इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि हमने इस पर जो मास रखा हुआ था वो रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। तो जब ये गैस ऐसा एक्सपेंड होगी तो वर्क डन कौन कर रहा है? तो आंसर है गैस वर्क डन कर रही है। और गैस के पास ये एनर्जी कहां से आई वर्क डन करने की? तो आंसर है उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च किया। अगर उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च किया, ये पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, इसी एनर्जी से तो ये जाकर के इस पिस्टन से कोलाइड करते हैं और पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब एक्सपेंशन हो रहा होता है तो प्रेशर तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। पहले 2 atm प्रेशर था, ये प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, सो इट विल डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा। और एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगी? तो आंसर है वॉल्यूम इंक्रीज होगी। और टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखना है, लेकिन टेम्परेचर तो यहाँ का कम होता जा रहा है क्योंकि क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है? इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। क्या कारण बताया? ये पार्टिकल वर्क डन करेंगे, ये पार्टिकल जा करके पिस्टन को स्ट्राइक करेंगे और पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, जिससे इन पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो एनर्जी यूटिलाइज होगी वर्क डन करने में, पिस्टन ऊपर चला गया। तो अगर इन पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो चुकी है तो यहाँ का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अंदर की जो गैस है वो तो ठंडी हो चुकी है, वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुकी है। तो क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो ये एनर्जी कहां से लेना स्टार्ट करेगा? तो आंसर है सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग से हीट इसके अंदर आनी स्टार्ट होगी, ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये फिर से हीट अप होने स्टार्ट हो जाएंगे और हम इसका टेम्परेचर फिर से कितना कर देंगे? फिर से कर देंगे 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे ब्रिक्स रख देंगे ताकि अभी एक्सपेंशन ना हो। तो इस केस में क्या हो रहा है? ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी कम हो रहा था। 20 डिग्री सेल्सियस से हमने फॉर एग्जांपल ऐसा माना कि टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस हो गया था। अब जैसे ही 19 डिग्री सेल्सियस हुआ, हमने इस पिस्टन को रोक दिया, एक्सपेंशन को रोक देंगे, एक्सपेंड नहीं होने देंगे। फिर इस एक्सपेंशन को रोकेंगे और थोड़ा टाइम देंगे इसको, ताकि ये सोर्स से हीट एनर्जी ले और दोबारा से इसका टेम्परेचर 19 से कितना हो जाए? दोबारा से इसका टेम्परेचर 19 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर से हम पिस्टन को फ्री छोड़ देंगे कि भैया होले एक्सपेंड। अब ये एक्सपेंड होगा, फिर से वॉल्यूम इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल जब दूर जाएंगे तो बेसिकली ये पार्टिकल ही तो वर्क डन करके पिस्टन को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, इनकी इंटरनल एनर्जी तो कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। फिर जैसे ही एक्सपेंशन होगा फिर से रोक देंगे इसको, फिर रोक देंगे, क्यों? ताकि ये सोर्स से हीट एनर्जी ले सके। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर 20 से फिर से 19 होता है, फिर हम इस एक्सपेंशन को रोक देते हैं और ये हीट एनर्जी सराउंडिंग से लेना स्टार्ट करता है, दोबारा से इसका टेम्परेचर 20 हो जाता है, फिर हम एक्सपेंशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? प्रोसेस शुड बी स्लो। स्लो होने का रीजन क्या है? स्लो होने का रीजन है दैट इट विल गेट सफिशिएंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट, ताकि ये हीट के एक्सचेंज के लिए इसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए। तो हमें क्या करना है? इस पिस्टन को रिलीज करना है, रिलीज करते ही एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होते ही टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम नहीं होने देना, क्योंकि हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमें इस पिस्टन को रोकना पड़ेगा। अगर रोकेंगे नहीं तो एक्सपेंशन होता जाएगा और गैस ठंडी होती जाएगी, टेम्परेचर बदल जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज नहीं करना हमें। तो जैसे ही एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर कम होगा, हम रुक जाएंगे ताकि ये सोर्स से हीट एनर्जी ले, दोबारा से इसका टेम्परेचर 19 से 20 हो जाए। और जैसे ही 20 हो जाएगा फिर पिस्टन रिलीज कर देंगे, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा तो फिर इस पिस्टन को रोक देंगे ताकि ये फिर से हीट एनर्जी लेना स्टार्ट कर दे। तो इस एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जैसे ही कम होने लगेगा हम एक्सपेंशन को रोक देंगे ताकि ये सोर्स से हीट एनर्जी लेकर के फिर से गैस का टेम्परेचर पहले जितना हो जाए, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे? जब हम इसको कंप्रेस कर रहे होंगे, वर्क डन करेंगे, we are doing the work on the system. If we are doing the work on the system, then the work done will be negative and heat is drawn from the system. जब हम कंप्रेशन करते हैं तो इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब हम कंप्रेशन करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ये बात आपको याद रखनी है, ये पता भी है आपको कि कंप्रेशन करने पर पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे
और कोलिजन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रेशर पहले से ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप इसको कंप्रेशन करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग कंप्रेशन करेंगे पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी, मान लीजिए मैंने कंप्रेशन करने में 10 जूल का वर्क किया, तो पार्टिकल्स की 10 जूल की एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। और वो कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है? तो आंसर है इंटरनल एनर्जी। और पार्टिकल्स की एनर्जी अगर इंक्रीज हो चुकी है तो हम बोलेंगे कि यहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो चुका है। टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो हम इसको ठंडा होने के लिए टाइम देंगे। सिस्टम का टेम्परेचर 22 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, तो हीट एक्सचेंज होगी सिस्टम से सराउंडिंग में, और धीरे धीरे ये ठंडा होगा, दोबारा से इसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाएगा, फिर कंप्रेशन करेंगे, फिर से गर्म होगा, फिर ठंडा होने का टाइम देंगे, फिर कंप्रेशन करेंगे। तो प्रोसेस स्लो होनी चाहिए। और कंडक्टिंग वॉल, एक कंडक्टिंग वॉल होगी तो भी कंप्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में हम वर्क कर रहे हैं। सो द हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। देख लो, ये सिस्टम गर्म होता है और अपनी हीट को रिलीज करते हैं, कहाँ पे? सराउंडिंग में। तो हम सिस्टम से हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था इस स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर dq भी पॉजिटिव है, dw भी पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है? मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं तो सिस्टम वर्क डन करता है। इफ वी आर गिविंग द हीट एनर्जी टू द सिस्टम इज डूइंग द वर्क। और नेगेटिव का मतलब क्या है? इफ वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम, द हीट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। अगर हम सिस्टम पे वर्क डन करेंगे कंप्रेशन में, तब हम सिस्टम से हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो ये किसको बता रहे हैं? नेगेटिव सिंबल दोनों में लगे हुए हैं, तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कंप्रेशन को। और ये वाला जो स्टेटमेंट है dq इज इक्वल टू dw, इट इज अबाउट द एक्सपेंशन। विच एक्सपेंशन? आइसोथर्मल। और ये भी कौन से कंप्रेशन के लिए है? तो आंसर है आइसोथर्मल।